नमस्कार दोस्तों। YouTube पर मार्क्सिज्म के बारे में, कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स के बारे में चर्चा करने वाले लोग वैसे ही बहुत कम हैं, और जो थोड़े बहुत हैं भी उनमें से ज़्यादातर न तो मार्क्सिस्ट हैं और न ही कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स के समर्थक। वे तो इसके विरोधी हैं। इसलिए वे कोई मौका नहीं छोड़ते कम्युनिस्टों के खिलाफ और उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ कन्फ्यूज़न पैदा करने में या फिर जहर पैदा करने में। अच्छा, कोई किसी विचारधारा के खिलाफ हो सकता है, उसकी आलोचना कर सकता है, उसे इसका पूरा हक है, लेकिन समाज के ज्ञान में इसका सकारात्मक योगदान तो तब होना जब वो सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से रिसर्च करे और तब आलोचना करे। लेकिन YouTube पर जो लोग मार्क्सवाद का विरोध करते मिलते हैं, और खासकर हिंदी पट्टी में, उनमें से तो ज्यादातर लोग मार्क्सवाद के बारे में कोई ढंग की रिसर्च करते ही नहीं है। इसके कई एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं। ध्रुव राठी और लल्लन टॉप जैसे चैनल मार्क्सवाद के बारे में क्या क्या कहते हैं, इसके बारे में मैं पहले भी कुछ वीडियोस बना चुका हूं। लेकिन आज जिस चैनल के बारे में मैं बात करूंगा उसके बारे में मैं अभी श्योर नहीं हूं कि मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को लेकर उसका स्टैंड एग्जैक्टली है क्या। लेकिन एक बात को लेकर श्योर हूं कि उस चैनल पर कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स को लेकर बनाए गए पिछले वीडियो में अंत आते आते उन्होंने एक बड़ा कंफ्यूजन पैदा कर दिया है। ये कंफ्यूजन उन्होंने जानबूझकर क्रिएट किया है या अनजाने किया है, ये उनके रिसर्च की कमी है, या स्क्रिप्ट लिखते वक्त कोई गलती हो गई है, या फिर जल्दबाजी में वीडियो अपलोड कर दिया गया है, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन उम्मीद करता हूं कि इस सीरीज के अगले वीडियो में वो इस तरह की गलती या कंफ्यूजन पैदा नहीं करेंगे। चलिए, भूमिका काफी लंबी हो गई, अब डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। यूट्यूब पर एक चैनल है जिसका नाम है मॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स नहीं, मॉलिटिक्स। यूं तो ओवरऑल इस चैनल पर भ्रमण करके मुझे अब तक ये तमाम चैनलों के मुकाबले बेहतर ही लगा है, और उसका कारण ये है कि ये सत्ता का चाटुकार चैनल नहीं लगता। इसके तमाम वीडियोस मौजूदा सत्ता की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ और तमाम किस्म के पौगापंथ और आडंबर के खिलाफ बनाए गए दिखते हैं। प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी है, और साथ ही पॉलिटिकल अपडेट्स में इंटरेस्ट रखने वालों के लिए इसमें वैरायटी ऑफ वीडियोस देखने को मिल जाते हैं। इस लिहाज से इस चैनल को देखा जाना चाहिए। मैंने भी सब्सक्राइब कर लिया है, आप भी चाहें तो कर लीजिएगा। अभी इन्होंने हाल ही में भारत में कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स की शुरुआत से लेकर 1964-65 के आसपास तक के उसके सफर पर एक वीडियो जारी किया। करीब 19 मिनट लंबे इस वीडियो में पहले 16-17 मिनट तो भले गुजरे, लेकिन आखिरी लगभग 2 मिनट में इन्होंने 1962 में इंडिया और चाइना के बीच में हुए युद्ध और उसके चलते कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में हुई फूट के बारे में जो बातें बताई हैं, उनमें कुछ कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। शो को प्रेजेंट कर रहे नीरज भाई ने इस वीडियो में इंडो चाइना वॉर की चर्चा करते हुए कहा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के एक हिस्से ने चीन का समर्थन किया, ये मानते हुए कि चीन एक साम्यवादी देश है। ये विचारधारा विशेष रूप से पार्टी के कुछ नेताओं जैसे कि बीटी रणदिवे और पतरानी ठाकुर द्वारा सामने रखी गई, जो चीन की साम्यवादी नीतियों के पक्षधर थे। उन्हें लगा यह संघर्ष केवल साम्राज्यवाद के खिलाफ है, न कि भारत के अस्तित्व पर हमला। इस स्टेटमेंट में नीरज भाई ने पता नहीं क्या नाम बोला है, पटरानी ठाकुर या पतरानी ठाकुर। ऐसा कोई नाम मैंने तो कभी कम्युनिस्ट पार्टी के उस दौर के नेताओं में नहीं सुना, आई एम सॉरी। इसलिए मैंने अलग अलग कम्युनिस्ट पार्टियों के कुछ सीनियर नेताओं से इस नाम के बारे में जानकारी मांगी, तो उन्होंने भी यही कहा कि ऐसा नाम उन्होंने इस मैटर में कभी नहीं सुना। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर मेरा ये वीडियो नीरज भाई तक पहुंचे तो वे इस बारे में मुझे कुछ जानकारी जरूर देंगे। दूसरी ऑब्जेक्शनेबल बात यह है कि नीरज भाई कह रहे हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के एक हिस्से ने चीन का समर्थन किया था। हालांकि बहुत सारे लोग इस तरह की बात कहते हैं, लेकिन मैंने सीपीआईएम के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं, और उस C2 के भी, जिसके कि कॉमरेड बीटी रणदिवे 20 साल तक प्रेसिडेंट रहे। इन डॉक्यूमेंट के मुताबिक ये लोग युद्ध में चीन का साथ नहीं दे रहे थे, बल्कि भारत और चीन के बीच बॉर्डर लाइन को लेकर जो कंफ्यूजन पैदा हुआ था उसे बातचीत के जरिए सॉल्व करने के पक्ष में थे। इंडो चाइना वॉर के बारे में पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल BM कॉल ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है अनटोल्ड स्टोरी। इसके अलावा मशहूर पत्रकार नेवल मैक्सवेल ने भी एक किताब लिखी थी, इंडियाज चाइना वॉर। इन दोनों के अलावा फ्रीडम फाइटर और भारत चीन मैत्री संघ के प्रेसिडेंट कर्मवीर पंडित सुंदरलाल ने 4 नवंबर 1972 के मेन स्ट्रीम मैगजीन में भारत चीन सीमा के विवाद के बारे में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स सामने रखे थे। तीनों राइटर्स के मुताबिक उस समय के चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच में एक संधि हुई थी कि जब तक दोनों देशों के प्रधानमंत्री आपस में मिल बैठकर इस मामले का हल नहीं निकाल लेते, तब तक दोनों देशों के बीच मौजूद नो मैंस लैंड में किसी भी देश की सेना न तो घुसेगी और न ही घुसने की कोशिश करेगी। इन राइटर्स का कहना है कि इस संधि को चाइना ने नहीं तोड़ा, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के डायरेक्शन पर भारत की फौज ने इस संधि को तोड़ा। इसके बाद मामला युद्ध में बदल गया। जबकि पार्टी के दूसरे लोग जिनका पार्टी में प्रभाव ज्यादा था, जैसे कि कॉमरेड श्रीपद अमृत डांगे,
वे इस मामले में पूरी तरह से भारत सरकार के साथ वफादारी के साथ खड़े हुए थे और उसके पक्ष को ही सही बता रहे थे कि चीन ने भारत की संप्रभुता के ऊपर हमला बोल दिया है। जो कुछ मैंने अभी अभी बताया है उसे बताने के लिए आपको कम से कम 2-3 किताबें तो पढ़नी ही पड़ेंगी, कई सारे लोगों से चर्चा करनी पड़ेगी, और तब अगर आपको बहुत शॉर्ट में और इनकम्प्लीट भी कुछ बात कहनी होगी तब भी आपको कम से कम उतने शब्दों की जरूरत तो पड़ेगी ही जितने मैंने इस्तेमाल किए। लेकिन मॉलिटिक्स चैनल के नीरज जी ने इस बात को घास काटने के अंदाज में कह दिया है, भले ही किसी को समझ में आए या ना आए। और फिर वीडियो का अंत आते आते तो उन्होंने ऐसी अगड़म बगड़म बात करना चालू कर दिया जो सेंसलेस है, गलत है, और जिसे कहने से किसी का कोई भला शायद होगा भी नहीं। उन्होंने कहा, इस विभाजन के परिणाम स्वरूप CPIM यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी का गठन हुआ, जो चीन के प्रति पार्टी की नीतियों का विरोध कर भारतीय राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने की दिशा में अग्रसर हुआ। CPIM ने यह स्पष्ट किया कि वो चीन के साम्राज्यवादी रुख के खिलाफ है। CPIM ने अधिक रूप से सोवियत संघ के साथ अपने संबंध बनाए रखे, जबकि CPI का चीन के प्रति अपने रुख को बनाए रखने का प्रयास किया गया, जो बाद में पार्टी के अस्तित्व के लिए खतरनाक साबित हुआ। मतलब अब जो इन्होंने कहा है उसके मुताबिक तो इन्होंने CPI और CPIM के बारे में पहले कह गई अपनी बात को बिल्कुल ही बदल दिया। इन्होंने दोनों पार्टियों के रोल बदल दिए। वो CPI जो हमेशा से नेहरू जी के पक्ष में खड़ी रही, उसे वीडियो का अंत आते आते इन्होंने चीन के पक्ष में खड़ा कर दिया, और जो CPIM नेहरू जी और सोवियत संघ के उस समय के राष्ट्र प्रमुख ख्रुश्चेव के स्टैंड को ठीक नहीं कह रही थी, उसे उनके पक्ष में खड़ा बता दिया। लेकिन भैया मॉलिटिक्स वालों, देखने से तो आप कोई छोटे मोटे चैनल लग नहीं रहे हो। 2 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं आपके और 3000 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर चुके हो, प्रोफेशनली काम कर रहे हो। हमारी तरह कोई छोटा सेटअप तो आपका है नहीं कि वीडियो अपलोड करने से पहले 3-4 बार चेक भी ना कर सको। ऐसे में इतना बड़ा ब्लंडर आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। आई होप आगे से आप ख्याल रखोगे और मेरे इस वीडियो को निंदा नहीं बल्कि आलोचना के रूप में लोगे। जाते जाते मैं एक बात और साफ कर देना चाहता हूं। इस वीडियो में मैंने भारत के उस दौर के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जो रोल इंडो चाइना वॉर के बारे में बताया है, उसके आधार पर कहीं आप ये राय मत बना लीजिएगा कि नेहरू जी को लेकर मेरा स्टैंड भाजपा, RSS और उनके कुनबे जैसा है। अगर मेरे हीरो भगत सिंह ने 1931 से पहले ही नेहरू जी को सुभाष चंद्र बोस के मुकाबले ज्यादा दूरदृष्टा बताया था, तो जाहिर है कि उनके बारे में मेरी राय भाजपा, RSS से तो अलग होगी ही। लेकिन इस बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। इंडो चाइना वॉर पर अगर आप लोग कुछ और विस्तार से जानकारी चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि इस पर अलग से एक वीडियो बना सकूं। तब तक के लिए शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना।